हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशंस चल रही होंगी अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। आएंगे, हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बेसिस पे समझेंगे, इलिस्ट्रेशंस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चैप्टर से हटकर थ्योरी को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से समझ लेते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्या किया गया? दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक कैटेगरी है रेवेन्यू की और दूसरी कैटेगरी है कैपिटल की। यानी एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जिसका आप बेनिफिट क्या कर लोगे, डिराइव कर लोगे विद इन ए ईयर। क्या कर लोगे? डिराइव कर लोगे विद इन अकाउंटिंग ईयर, या आप जिसको बोलते हो फाइनेंशियल ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर में आप इसका बेनिफिट क्या कर लोगे? डिराइव कर लोगे। ठीक है, कैपिटल क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आप डिराइव करोगे क्या? ओवर द पीरियड। बेनिफिट क्या करोगे? डिराइव करोगे ओवर द पीरियड। ठीक है, ओवर द पीरियड, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट डिराइव करोगे विद इन अकाउंटिंग पीरियड, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट डिराइव करोगे ओवर द पीरियड। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो सैलरी है, आप अपने एम्प्लॉय को क्या करते हो? सैलरी देते हो। ठीक है ना, मतलब जैसे कि ये एक महीना है, मान लो ये एक महीना है, ठीक है, फेब का ये महीना है, वो फेब के पूरे मंथ में काम करेगा, तब जाके उसको यहाँ मार्च के महीने में आप 1-2 मार्च को क्या करोगे? सैलरी दोगे ना। यहाँ कहीं आप उसको क्या कर दोगे? सैलरी पे करोगे, यही करोगे ना। फरवरी भर उसने काम किया, तब आपने जाके उसको मार्च के महीने में सैलरी दी, यानी कि उसका पूरा बेनिफिट आपने ले लिया। अगर आप अपने एम्प्लॉय को 2 महीने 3 महीने सैलरी नहीं दोगे तो क्या आपका एम्प्लॉय काम करेगा? नहीं करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। मतलब जितना बेनिफिट एम्प्लॉय आपके लिए उतना ही काम करेगा ना, जितना उसको सैलरी मिलेगा उतना ही वो काम करेगा, राइट। हाँ, जितना एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगा एम्प्लॉय उतना ही काम करेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं, आपने रेंट दे रखा है, ठीक है, आपने रेंट दे रखा है, ठीक है। अब आप जो रेंट है आपने पे किया हुआ है, मान लो क्या करते हो रेंट में, आप रेंट जो हम अधिकतर पे करते हैं, रेंट कैसे पे करते हैं? रेंट अधिकतर हम एडवांस पे करते हैं। क्या पे करते हैं? एडवांस में रेंट पे करते हैं, राइट। मान लो आपने एडवांस रेंट पे कर दिया फेब महीने का, ठीक है, तो आप फेब महीने तो बहुत अच्छे से वहां पे बिजनेस कर सकते हो, पूरे फेब के महीने आप बिजनेस करो, अच्छा है। अब आप मार्च के महीने में रेंट पे ना करो, ठीक है, मार्च के महीने में आप रेंट को पे ना करो, तो क्या आपका मकान मालिक जो है, ओनर है, वो आपको वहां रहने देगा, वहां से बेनिफिट लेने देगा? नहीं। मतलब इसका क्या है, जितने पीरियड का रेंट पे है उसी के उसी साल में आपने उसका बेनिफिट क्या कर लिया? डिराइव कर लिया। सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसका बेनिफिट हम क्या करते हैं? एक ही पीरियड में डिराइव कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट आप ओवर द पीरियड डिराइव करते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक क्या हुआ, आप लेकर आए मशीनरी, ठीक है। अब आप कोई भी मशीनरी लेके आओगे, ठीक है, आप मान लो एक मशीनरी लेकर आए जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपए। अब आप 2 लाख रुपए की मशीनरी लेकर आए हो, तो ये सोच के तो नहीं लाए हो कि भाई इसी साल ये मशीनरी यूज करूंगा और अगले साल बेच दूंगा। आप जब भी कोई मशीनरी लेके आता है, कोई बिजनेसमैन लेकर आता है, या आप अपने घर में भी कोई छोटी सी मशीनरी लेके आते हो, तो आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो ना कि भाई इसको मैं 2 साल 3 साल अच्छे से यूज करूंगा, ठीक है। तो बिजनेस में अगर कोई मशीनरी आती है तो यही मान के आते हैं कि हम इसको यूज करेंगे। मान लो ये आई थी मशीनरी, मान के कि हम इसको यूज करेंगे कितने साल? 4 साल हम इस मशीनरी को यूज करेंगे। यानी कि अगर मैं बताऊं तो हमने क्या सोचा था? हमने सोचा था भाई 1 2 3, ये क्या है ना,
ये ईयर 1 यहाँ यूज करेंगे, ठीक है, ये ईयर 2 यहाँ भी यूज करेंगे, ये ईयर 3 यहाँ भी यूज करेंगे, ये ईयर 4 हम यहाँ भी यूज करेंगे। हम मशीनरी को 4 साल तक यूज करेंगे, राइट। तो भाई 4 साल तक हम यूज करेंगे तो हमें पूरा, हम जब इसका बेनिफिट कितने साल लेने वाले हैं, हम इसका बेनिफिट लेने वाले हैं कितने साल, 4 ईयर, 4 साल इसका बेनिफिट लेने वाले हैं। तो आप मुझे ये बताओ, ये कहीं से भी जस्टिफाइबल है कि मैं पूरा का पूरा 2 लाख का एक्सपेंस ईयर फर्स्ट में रिकॉर्ड कर लूं? बेनिफिट आपको मिलेगा क्या, बेनिफिट आपको मिलेगा 4 साल, ठीक है, बेनिफिट आपको मिलेगा 4 साल। और लेकिन आप कह ये रहे हो कि भाई पूरा का पूरा आप खर्चा 2 लाख का यहां रिकॉर्ड कर लो, 2 लाख का। तो ये क्या सही है, क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? आप लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ के आ रहे हो, आप पढ़ के आ रहे हो मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ के आ रहे हो? मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता था, वो कहता था रेवेन्यू को कमाने में हमने जितना एक्सपेंस इंकर किया है हम वही रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू को अर्न करने में हमने जितना एक्सपेंस इंकर किया हम वही रिकॉर्ड करेंगे। भाई तो मान लो अगर ईयर 1 में आपने 10 लाख का रेवेन्यू इंकर किया, तो क्या इस 10 लाख के रेवेन्यू को इंकर करने के लिए 2 लाख की मशीनरी पूरी यूज हो गई? नहीं हुई, क्योंकि इसकी तो लाइफ आगे भी पड़ी है, यानी तो आगे भी रेवेन्यू अर्न करने के काम आएगा, राइट ना। तो ये 2 लाख को फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड कर लेना क्या है, गलत है। तो क्या हुआ, हमने कहा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम इसका बेनिफिट ओवर द पीरियड डिराइव करेंगे। इसी कारण क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, इसी कारण क्या हुआ, हम मशीनरी पे क्या लगाते हैं, हम मशीनरी पे लगाते हैं डेप्रीसिएशन। क्या लगाते हैं? डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन लगा के हम बेसिकली क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं यूजेस ऑफ मशीनरी। हम ये मानते हैं कि भाई हम 2 लाख की मशीनरी लेकर आए थे और इस 2 लाख की मशीनरी को हम 4 साल यूज करेंगे, यानी कि इस साल हमने इस मशीनरी का 50,000, मतलब इस मशीन जो 2 लाख रुपए खर्च किए थे उसमें से 50,000 इस साल क्या कर लिए, यूज कर लिए, और हम अपनी बुक में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट। तो समझ में आ गया क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट क्या रहता है, एक ही साल तक लिमिटेड रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट बहुत सारे सालों तक जाता है। अच्छा, तो बस क्या यही एक चीज है, यही एक नहीं, इसमें और भी डिफरेंसेस हैं, और भी बेसिस हैं इनको समझने के लिए, वो हम अब डिस्कस करेंगे बुक से, राइट। ये एक हो गया बेसिक बात। चलो क्या है आगे देखो, आते हैं क्या कह रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस relate to operation of the business of an accounting period or to the revenue earned during the period or the item of expenditure benefit of which do not extend beyond that period। मैंने आपको ये बताया ना, जिसका बेनिफिट क्या होगा, एक्सटेंड नहीं करेगा बियॉन्ड द पीरियड। और इसके साथ ही साथ क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि आप बिजनेस में इंकर करते हो अपने ऑपरेशन को स्मूथली रन करने के लिए। क्या करने के लिए, अपने ऑपरेशन को स्मूथली रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोचिंग पढ़ा रही हूँ तो भैया मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि रोशनी होनी चाहिए तभी स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे, ठीक है। एक क्लासरूम होना चाहिए, तो मैंने कहीं रेंट पे दे रखा होगा, ठीक है, तो मैं उसका रेंट पे करूँ। तो मेरा जो बिजनेस है कोचिंग पढ़ाने का, उसको रन करने के लिए मुझे कुछ एक्सपेंसेस करने ही करने पड़ेंगे, जैसे कि रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो वही है रेवेन्यू एक्सपेंस, क्या कहते हैं, रिलेट करते हैं ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से। जो आप किसी अकाउंटिंग पीरियड में करते हो या रेवेन्यू अर्न करने के लिए आप जो एक्सपेंसेस करते हो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्या बोला है देखो, ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड जनरेट्स एंड्यूरिंग बेनिफिट्स एंड हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जिनका बेनिफिट आप 1 साल से ज्यादा लोगे। जैसे आप 2 लाख की मशीन लाए, उसको आप 4 साल तक यूज करोगे, यानी 4 साल तक आप उस मशीन की हेल्प से रेवेन्यू कमाओगे। तो वही लिखा है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जनरेट करता है एंड्यूरिंग बेनिफिट्स, ठीक है, जो हेल्प करता है रेवेन्यू जनरेशन में 1 से ज्यादा सालों के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज जो मैं आपको बताऊं, आपके जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, आपके जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है।
और आपके जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है ना, बैलेंस शीट में। जैसे कि आप ये जो 2 लाख की मशीनरी लेकर आए हो, ये 2 लाख की मशीनरी, इस 2 लाख की मशीनरी को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे ना, एज ऐसे करके मशीनरी करके रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। और जो डेप्रिसिएशन है इसका, ठीक है, इसका जो ये डेप्रिसिएशन है ये किसका पार्ट बनेगा, ये पीएनएल का पार्ट बनेगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारी मदद किस में भी करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में भी हमारी मदद करता है। देखो ये देखो ये क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है। Revenue expenditures are transferred to profit and loss account in the year of spending, while capital expenditure are transferred to profit and loss account of the year in which their benefits are utilized। ठीक है, जैसे कि 2 लाख की मशीनरी थी, वो 2 लाख की मशीनरी हम बैलेंस शीट पर रिकॉर्ड करेंगे और उसमें से 50,000 का जो हमने खर्चा किया हुआ है वो हम डेप्रिसिएशन किस में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब आते हैं हम कंसिडरेशन जो कि हेल्प करते हैं हमारे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को डिस्टिंग्विश करने में, डिस्टिंक्शन में, ठीक है। देखो क्या लिखा है, बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंक्शन, हमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए डिस्टिंक्शन करते वक्त कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है नेचर ऑफ बिजनेस। क्या आता है, नेचर ऑफ बिजनेस। आज हम यही समझते जाते हैं क्या होता है। ये कह रहा है नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक है एक्स नाम का व्यक्ति है, ठीक है, एक वाई नाम का व्यक्ति है, ठीक है। एक्स क्या करता है, एक्स की फर्नीचर की शॉप है, एक्स की फर्नीचर शॉप है, ठीक है, एक्स की फर्नीचर शॉप है। और ये जो वाई है ये मेरी तरह क्या करता है, कोचिंग बिजनेस में है। क्या है, कोचिंग बिजनेस में है, ठीक है, राइट। अब जो एक्स है, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स के लिए, तो एक्स के लिए जो फर्नीचर है ये उसकी क्या है, एक्स के लिए फर्नीचर क्या है, इन्वेंट्री है ना भाई उसकी, क्योंकि वो क्या करेगा, फर्नीचर को ही खरीद के लाएगा और फर्नीचर को ही आगे बेचेगा। तो फर्नीचर उसके लिए क्या है, फर्नीचर तो उसके लिए इन्वेंट्री है, राइट। फर्नीचर खरीद के लाना और बेचना वो उसकी इन्वेंट्री है। और वाई जो फर्नीचर लेकर आएगा, वाई का जो कोचिंग बिजनेस है, ये जो फर्नीचर लेकर आएगा, राइट, इसके लिए फर्नीचर क्या है, इसके लिए फर्नीचर असेट है। क्यों, इसने तो ये सोचा है कि भाई मैं आज ये फर्नीचर खरीद के लाऊंगा, इसको अपनी कोचिंग क्लासेस में रखूंगा और आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल में इस फर्नीचर को यूज करूंगा। ये वाई की मेंटेलिटी है, राइट, समझ में आ गया। एक्स की मेंटेलिटी क्या, फर्नीचर खरीद के लाना और बेचना, वो एक्स क्योंकि उसका फर्नीचर का बिजनेस है। और वाई क्या है, वो फर्नीचर लेके आएगा और यूज करेगा कई सालों तक, ठीक है। तो अब इसके लिए जो फर्नीचर है, इसके लिए जो फर्नीचर है ये क्या है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों भाई, इसका मतलब ही क्या, ये तो खरीद के लाएगा और बेचेगा, यानी बेनिफिट क्या होगा, सेम ईयर में रियलाइज होगा। और इसके लिए फर्नीचर क्या है, असेट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, ये क्यों है, क्योंकि ये तो ये मान रहा है कि आने वाले 2 साल 3 साल तक ये अपनी असेट्स को यूज करेगा, राइट, समझ में आ गया। तो नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है, एक्स का बिजनेस फर्नीचर बेचने का है और वाई का कोचिंग पढ़ाने का। तो आपको बिजनेस देखना है, सिर्फ ये नहीं माइंड में रखना कि यार फर्नीचर है और फर्नीचर असेट होती है तो हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, ऐसा नहीं। आपको देखना है कि बिजनेस का नेचर क्या है। देखो क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट फॉर एनी अदर ट्रेड, जैसे कि हमारे में क्या था, कोचिंग बिजनेस, परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड शोन इन द बैलेंस शीट एज असेट। क्या करेंगे, शो करेंगे बैलेंस शीट में एज असेट। Therefore, the nature of business is very important criteria। इसके लिए नेचर ऑफ बिजनेस क्या है,
is very important criteria in separating an expenditure between capital and revenue. इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि इसमें आप फर्नीचर लेके आओगे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? पीएनएल में रिकॉर्ड करोगे, और इसमें कहाँ रिकॉर्ड करोगे फर्नीचर को? इसमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कहता है रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैं वहां पढ़ूं उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ। आप इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरे सवालों का सही जवाब दोगे। बी, ठीक है। आप बताओ, सैलरी आप क्या करते हो? बार बार देते हो। सैलरी साल में कितनी बार दी जाती है? 12 टाइम, ठीक है। रेंट साल में कितनी बार दिया जाता है? ये भी 12 टाइम। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जनरली मंथली आता है, तो ये भी साल में कम से कम 12 बार दिया जाता है, ठीक है। मशीनरी क्या साल में 12 बार खरीदी जाती है? नहीं, एक बार खरीदोगे, 2 बार खरीद लोगे, बस मशीनरी क्या होगी साल में 1 या 2 बार खरीदी जाएगी। फर्नीचर क्या करोगे, साल में 12 बार खरीदोगे? नहीं, ये भी 1 या 2 बार खरीदी जाएगी। तो एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस किया आपने? आपने ये देखा कि जो ट्रांजैक्शन बार बार की जा रही है, बार बार की जा रही है, रेकरिंग है, बार बार हो रही है, इनको हम क्या बोलते हैं? रेकरिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि बार बार हो रहे हैं ना, है ना, बार बार हो रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? रेकरिंग ट्रांजैक्शन। तो जो रेकरिंग ट्रांजैक्शंस होती है ना, इसको हम जनरली क्या मानते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मानते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रेकरिंग नहीं है, नॉन रेकरिंग है, साल में 1 या 2 बार होती है, उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ये लिखा है, क्या लिखा है देखें, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफन, मतलब जो एक्सपेंस की फ्रीक्वेंसी है वो क्वाइट ऑफन, जैसे कि सैलरी आप साल में 12 बार दे रहे हो, जैसे कि आप रेंट साल में 12 बार दे रहे हो, ठीक है, क्वाइट ऑफन है इन अकाउंटिंग ईयर, देन इट इज सेड टू बी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर। हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे रेवेन्यू नेचर का। वाइल नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर इज इनफ्रीक्वेंट इन नेचर, जो नॉन रेकरिंग है वो इनफ्रीक्वेंट हो गया। मशीनरी तो ऐसा नहीं कि हर महीने एक मशीनरी आ रही है, नहीं ना, ठीक है। और डू नॉट अकर ऑफन इन एन अकाउंटिंग ईयर, और अकाउंटिंग ईयर में ऑफनली नहीं होती, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे कि दिया है मंथली सैलरी और रेंट एग्जांपल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, क्योंकि हर मंथ होती है। और परचेज ऑफ एसेट क्या है? रेगुलर है, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, चल अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है, वो क्या है? पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। पर्पस क्या है? ये क्या बात करता है भाई? पर्पस क्या है? पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपके पास मान लो एक क्या है? मशीनरी है, ठीक है। एक क्या है? एक मशीनरी है, और आपको पता है मशीनरी में ना क्या होता है? रेगुलर क्या होता है? मेंटेनेंस होता रहता है। क्या होता है? 2 तरह का मेंटेनेंस होता है, एक होता है रेगुलर मेंटेनेंस, ठीक है ना, एक होता है रेगुलर मेंटेनेंस, ठीक है। अब रेगुलर मेंटेनेंस क्या है? रेगुलर मेंटेनेंस में जैसे कि इसकी ऑयलिंग हो गई, कि भाई मशीन हमारी जिस कंडीशन में चल रही है उसी कंडीशन में चलती रहे। नॉर्मल मेंटेनेंस है, यानी जैसी परफॉर्मेंस मेरी मशीनरी दे रही है वैसी परफॉर्मेंस मेरी मशीनरी देती रहे, एक नॉर्मल मेंटेनेंस होती है, ठीक है। एक क्या हुआ? एक आपने कोई मेजर रिपेयर करा लिया। क्या कराया? मेजर रिपेयर, मेजर रिपेयर करा लिया, कुछ मेजर चेंजेस करा दिए मशीनरी में, ठीक है। अब मेजर रिपेयर कराने की वजह से क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो गई। क्या हो गई? प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो गई, ठीक है, इनहेंस हो गई। जैसे कि अब जब रेगुलर मेंटेनेंस हो रहा था, या जिसको हम कहें नॉर्मल मेंटेनेंस हो रहा था, ऑयलिंग हो रही थी, थोड़ा बहुत सफाई वफाई हो रहा था मशीनरी का, तो क्या था? वो इसलिए किया जा रहा था, अगर मेरी मशीन एक दिन में, 1 डे में 10,000 यूनिट्स बनाती है, तो ये 10,000 यूनिट्स बनाती रहे, उससे कम ना करे, इसलिए हो रहा था। लेकिन मेजर रिपेयर हुआ तो अब क्या हुआ?
अब क्या हुआ, जो पहले 10,000 यूनिट बना रही थी एक दिन में, इस मेजर रिपेयर की वजह से प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो गई और अब ये एक दिन में क्या करेगी, 15,000 यूनिट बना लेगी। क्या करेगी, 15,000 यूनिट बना लेगी। पहले एक दिन में 10,000 यूनिट बना रही थी, अब 15,000 यूनिट बना लेगी। अब इससे क्या हो गया, इससे मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्पस है कि मशीन जैसी चल रही है वैसी चलती है तो रेवेन्यू, पर्पस है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रीड करते हैं क्या लिखा है, एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर, expense for repair of machine may be incurred in course of normal maintenance of the asset. Normal maintenance या regular maintenance. Such expenses are revenue in nature. इन expenses को हम क्या बोलते हैं, revenue nature का बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ ये जो भी expense होगा इसको हम बोलेंगे revenue nature, क्योंकि इससे हमारी productivity enhance नहीं होती, इससे हमारी productivity enhance नहीं होती, जो है वही maintain रहती है। On the other hand, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ असेट, क्या क्या मेजर रिपेयर किया असेट का, सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ताकि इसकी क्या हो जाए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल इन नेचर। इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर। अब यहाँ पे हमारी क्या हुई थी, यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है तो इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, आने वाले सालों में भी मिलेगा, जो कि हमने पहले ही बोला था कि बेनिफिट क्या हो, डिराइव हो ओवर द पीरियड। प्रोडक्टिविटी आपकी अगर बढ़ी है तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ओवर द पीरियड मिलेगा, मोर देन 1 ईयर में मिलेगा, राइट। इसलिए आगे क्या कह रहा है, हाउएवर डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस and ordinary repairs which should be expensed as opposed to costs which ought to be capitalized is not always simple. However, ये बहुत सिंपल नहीं होता कैपिटलाइज करने, खैर हमारा भी वो मोटिव नहीं है, वो आप जब हायर इस पे जाओगे, मतलब इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल तब पढ़ोगे, वो अलग बात। अभी हमारा मतलब यही है कि भैया पर्पस क्या है, रेगुलर मेंटेनेंस है, नॉर्मल मेंटेनेंस है, रेवेन्यू। अगर हमारा पर्पस है कैपेसिटी इंक्रीज करना, कैपिटल। ठीक है, अगला आ रहा है, अगला पॉइंट हमारा है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो हमारा ये जो पॉइंट है ना, वो बहुत हद तक हमारे इसी एग्जांपल से मिलता है। अब एक बात बताओ, मशीन की प्रोडक्टिविटी आप कब इंक्रीज करना चाहोगे, जब डिमांड ज्यादा होगी ना। भाई अगर आपकी डिमांड 10,000 यूनिट की है, आपकी मशीन 10,000 यूनिट बना रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों उसमें जबरदस्ती का पैसा डालोगे और ये चाहोगे कि आपकी मशीनरी 15,000 यूनिट अ डे बनाने लगे, क्या चाहोगे, नहीं चाहोगे ना। ठीक है, राइट। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ जाए। ठीक है, तो यही थोड़ा सा इसी एग्जांपल को लेते हैं। मान लो आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो क्या थी, थोड़ा सा ना इधर आ जाओ, चलो मैं नई ले लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे थे, मान लो ABC करके आपका कोई भी एक प्रोडक्ट था, ठीक है, और इसकी जो डिमांड थी ना वो कितनी थी, वो थी 12,500 यूनिट्स। कितनी थी, 12,500 यूनिट्स किसकी डिमांड थी। आपकी जो एग्जिस्टिंग मशीन थी वो अभी कितना कर रही थी, वो आपको बना के दे रही थी 10,000 यूनिट्स। क्या दे रही थी, 10,000 यूनिट्स दे रही थी। तो आपने क्या कहा, भाई अगर मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा लूं, तो मेरा रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ा भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, मशीनरी में रिपेयर्स कराए, चेंजेस कराए, मेजर चेंजेस कराए, मशीनरी में क्या कराए, मेजर चेंजेस कराए। अब इन मेजर चेंजेस की वजह से इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, इसकी कैपेसिटी हो गई मान लो 13,000 यूनिट्स की। ठीक है, 13,000 यूनिट्स की हो गई। तो अब एक बात बताओ, पहले ये 10,000 यूनिट्स पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा था ना, है ना। अब ये कितने यूनिट्स बेचेगा, अब इसकी जैसे कि डिमांड है 12,500 यूनिट्स पे, ठीक है ना, क्योंकि अब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई 13,000 यूनिट की। तो अभी किस पे रेवेन्यू जनरेट करेगा, अभी रेवेन्यू जनरेट करेगा 12,500 यूनिट बेचकर। तो भैया जब 10,000 से 12,500 यूनिट बेचेगा तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इनहेंस हो जाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू इनहेंस हो जाएगा, राइट, हो जाएगा ना।
तो भाई आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हो जिससे रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे देखो, बहुत सिंपल है ये भी। द एक्सपेंस विच हेल्प टू जनरेट इनकम एंड रेवेन्यू इन करेंट पीरियड आर रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है, एंड शुड बी मेज्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न इन द करेंट पीरियड। ओके, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। आगे, ऑन द अदर हैंड, इफ एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिसकी वजह से आप आने वाले सालों में ज्यादा रेवेन्यू कमा सकोगे, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने मेजर चेंजेस कराए थे, राइट, हमने क्या कराए थे, हमने मेजर चेंजेस कराए थे। ठीक, और जब हमने मेजर चेंजेस कराए तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, 13,000 यूनिट बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है 12,500 यूनिट्स की, जो फ्यूचर में भी बने रहने के चांसेस हैं, उसको हम फुलफिल कर पाएंगे, यानी हम आने वाले समय में भी ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाएंगे, राइट। चलिए अब आते हैं हम अपने पॉइंट ई पे। ई पॉइंट क्या है, materiality of the amount involved. Relative proportion of the amount involved is another important consideration in distinction between revenue and capital. जनरली ये कहा जा रहा है कि अमाउंट इन्वॉल्व है वो क्या है। देखो, अगर आप एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में बात करूं, मशीनरी में अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करोगे, ठीक है, मशीनरी की अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस करोगे भाई, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी, इसके जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, वो नॉमिनली होगी ना। वे मान लो एक मशीनरी है, ठीक है, एक मशीनरी है, अगर उसकी मैं कहूं मशीनरी की वैल्यू है 10 लाख रुपए की, ठीक है, और उस मशीनरी के मेंटेनेंस में नॉर्मल खर्चा साल भर का जो आता है, साल भर का जो खाता है वो ज्यादा नहीं आता, मान लो 10,000 आता है, मतलब इस 10 लाख की मशीन को अगर आपको साल भर बहुत स्मूथली चलाना है तो उसके मेंटेनेंस में 10,000 का खर्चा आता है। क्या है, आप ये देखो, ये वैल्यू क्या है, ये बहुत कम है, राइट, इसका अमाउंट क्या है, बहुत कम है। लेकिन अब यहाँ पे आपने क्या कराई, मेजर रिपेयर कराई है, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस हो गई है 15,000 यूनिट से, तो भैया मानी हुई बात है कि यहाँ पे आपका खर्चा ज्यादा हुआ होगा। मान लो यहाँ पे आपने खर्चा कितने का किया, 2 लाख रुपए का खर्चा किया, कितने का किया, 2 लाख रुपए का खर्चा किया, तो आप देखोगे अमाउंट यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे ये अमाउंट क्या है, बहुत कम है ना। 10,000 इज वेरी लेस कंपेयर टू 2 लाख रुपीज। तो ये वही कह रहा है कि जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है ना, वो भी बहुत मायने रखता है, ठीक है, वो भी बहुत मायने रखता है। अगर 2 लाख रुपए आप 10 लाख रुपए की मशीनरी में फंसा रहे हो, जरा मैथमेटिकली करके देखोगे, ठीक है, 10 लाख की मशीन पे 10 के फंसाना और 2 लाख फंसाना, 2 लाख फंसाना यानी 20% ऑफ मशीन कॉस्ट, क्या है, 20% ऑफ मशीन कॉस्ट। अभी आपकी जो मशीन की कॉस्ट है उसका 20% फंसा रहे हो, ठीक है, और अगर आप 10,000 फंसा रहे हो तो क्या होगा, अगर आप 10,000 फंसा रहे हो तो क्या होगा, चलो निकाल लो भैया, अगर आप 10,000 फंसा रहे हो तो 10,000 डिवाइड बाय 10 लाख, ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, इनटू 100 कर लो, जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ओनली 1%, ठीक है, ओनली 1%, मतलब 10,000 इज जस्ट 1% ऑफ 10 लाख। इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रपोर्शनली देखो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 20% है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वही कह रहा है कि जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है इन प्रपोर्शन, वो भी हमें देखना पड़ता है, राइट। तो रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। अगर हमारी 10 लाख की मशीनरी है, उसके पीछे 10,000 का कॉस्ट है, 1% खर्चा आ रहा है, कोई भी मायने नहीं रखता। लेकिन आप उसे मेजर रिपेयर करा रहे हो 2 लाख 3 लाख, जो 20% और 30% है, तो वो रेलिवेंट है, क्योंकि वो रेलिवेंट है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और 10,000 5,000 अगर कुछ हो रहा है तो वो इररेलिवेंट है, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस मान के पीएनएल में रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट, ओके। अब आते हैं डिफरेंसेस के बीच, किसमें आते हैं, अब हम आते हैं डिफरेंसेस पे।
क्या डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है, क्या डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर में एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, राइट। आओ क्या क्या दिया हुआ है, हम इतना तो समझ आए तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। की डिफरेंसेस, पीरियड ऑफ बेनिफिट, हमने पढ़ा क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट रहता है वो क्या रहता है, करंट पीरियड में रहता है, विद इन अ वन अकाउंटिंग पीरियड। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या रहता है, ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड रहता है। कहा था ना, बेनिफिट डिराइव ओवर द पीरियड, यानी 2 साल 3 साल 4 साल, यानी लॉन्ग टर्म में निकलता है। ओके, उसके बाद इनहेंसमेंट एंड मेंटेनेंस। देखो आपको ना डिफरेंस समझने की जरूरत है, इनहेंसमेंट और मेंटेनेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। इनहेंसमेंट एंड मेंटेनेंस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। मैं ऐसे ही बता दे, इनहेंसमेंट को मतलब किसी चीज को इनहेंस कर देना, बढ़ा देना, यानी कि 10,000 यूनिट आपकी मशीनरी पहले बना रही थी, अब वो 15,000 बनाने लगेगी, तो वो क्या है, 10,000 से वो 15,000 यूनिट सब बनाएगी, तो वो इनहेंसमेंट है, क्योंकि पहले 10 बनाई थी अब 15 ज्यादा बनाई, देयर इज इनहेंसमेंट। मेंटेनेंस क्या है, 10,000 बना रही थी और आप ऐसे खर्चे कर रहे हो कि आपकी मशीनरी जो है 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और आपको किसी प्रकार से दुखी ना करे, तो परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए खर्चा करना इज अ मेंटेनेंस, और परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए खर्चा करना इज एनहेंसमेंट। तो परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए जब खर्चा किया जाता है तो उसे एनहेंसमेंट कहते हैं, और एनहेंसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया जाता है, उसको मेंटेनेंस बोलते हैं, और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, राइट। चलो आओ आगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, अल्टरनेटिवली, चलो ये देखो क्या कहता है, पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, यानी 10,000 से 15,000, ठीक है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, मैंने बोला था 10,000 यूनिट्स पहले भी थी, अब भी 10,000 यूनिट्स है। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, अगर मैं शॉर्ट में आपसे बोलूं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इनहेंसमेंट, ये रिलेटेड है इनहेंसमेंट से, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड है मेंटेनेंस से। ओके, एग्जाम्पल दिया है, परचेज ऑफ मशीन, कार एंड फर्नीचर एटसेट्रा एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, सैलरी देना अकाउंटिंग स्टाफ को इस एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, राइट। चलो अब ना हम इस एक एग्जाम्पल और इलिस्ट्रेशन को करते हैं, ठीक है। और 8 पॉइंट है, फटाफट करेंगे। क्या कह रहा है, देखो, ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस करके लाए और उसका ओवरऑल किया, वो क्या है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहली चीज एक बात बताओ, आप कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद के लाए, राइट, और आप उसको पुट टू यूज करोगे, तो पहली चीज बात यह है कि जब आप सेकंड हैंड मशीनरी खरीद के लाए हो तो आपका मोटिव क्या है, उस मशीन को यूज करके प्रोडक्शन करना, यही है ना फ्यूचर में मोटिव। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवरऑल एक्सपेंस क्यों कर रहे हो आप मशीन में, ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज कर सको, राइट, इसीलिए कर रहे हो ना, वर्किंग कंडीशन में आ सके, ताकि आप उसका क्या कर सको, लॉन्ग टर्म एडवांटेज ले सको, यही आपके मन में। जब आप उसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज लेने की सोच रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये क्या कह रहा है, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इस पर देखना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। पहले क्या था, आपके पास एक ओल्ड टेक्नोलॉजी की मशीन थी, क्या थी, एक ओल्ड टेक्नोलॉजी की मशीन थी, राइट। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको लगते थे 10 एम्प्लॉय, कितने लगते थे, 10 एम्प्लॉय लगते थे, यानी कि आप इनके पीछे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कर रही थी, इन सबको सैलरी दे रहे थे, राइट। अब आपने कहा कि भाई ये ओल्ड टेक्नोलॉजी की मशीन है, इसको ऑपरेट करने में 10 एम्प्लॉय लगते हैं और मुझे 10 एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ती है 12 महीने। तो आपने क्या डिसीजन किया, आपने कहा कि मैं इस ओल्ड टेक की मशीन को हटा के मैं एक न्यू टेक की मशीन ले आती हूँ, क्या करती हूँ, न्यू टेक की एक न्यू मशीनरी ले आती हूँ। अब इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 2 एम्प्लॉयज लगेंगे, क्या लगेंगे, 2 एम्प्लॉयज लगेंगे, राइट।
तो अब आप देखोगे तो कौन से एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए? नई मशीन आई, सिर्फ 2 एम्प्लॉय रिक्वायर्ड हैं, तो क्या हो गया? रिडक्शन हुआ, रिडक्शन ऑफ सैलरी, ठीक है, रिडक्शन ऑफ सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉयज। 8 एम्प्लॉयज की सैलरी का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। बेसिकली क्या हुआ? बेसिकली मैं बोलूं तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिर गया, घट गया। तो इसको घटाने के लिए, इसको कम करने के लिए आपने जो खर्चा किया, नई मशीन लेकर आए, ये क्या था? ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था। क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ठीक है, तो ये क्या है? मनी स्पेंड जो आपने खर्चे किए हैं ताकि आप रिड्यूस कर सको अपने वर्किंग एक्सपेंसेस को, वो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स, राइट? लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फीस आपने दी, देखो मैं लीगल फीस का ना आपको एक बहुत इसमें मतलब आगे भी ना क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको लेके चीज है क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं सारे ये कराऊंगी तो लेक्चर बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं एक इलस्ट्रेशन आपको करा रही हूँ। आगे के इलस्ट्रेशन मैंने देखे हुए इसलिए मैं बता रही हूँ। लीगल फी को लेकर ना क्वेश्चंस हैं और आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं बता दूं। लीगल फी के खर्चा 2 है। अगर एक्विजिशन ऑफ असेट पे खर्चा कर रहे हो, क्या करो? एक्विजिशन ऑफ असेट पे कर रहे हो, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? आप किसी असेट को एक्वायर करने के लिए कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो? लीगल फी दे रहे हो टू मेंटेन द टाइटल, क्या कर रहे हो? टू मेंटेन द टाइटल। टू मेंटेन द टाइटल का मतलब क्या है? मतलब प्रॉपर्टी आपकी है बट कोई और कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, या आपको अपनी प्रॉपर्टी को सेव करना है तो आपने किसी को सू कर दिया, ऐसा कुछ केस है। ऐसे केस में अगर आप दे रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी पहले से ही है, यहां उस प्रॉपर्टी का टाइटल मेंटेन करना चाह रहे हो, तो जब मेंटेन कर रहे हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जब एक्वायर करो तो बेसिकली क्या करो? आप असेट अपने पास लेके आ रहे हो जिसको आप ओवर द पीरियड यूज करोगे, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या है? लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस ट्रू, ठीक है। लिखा भी क्या है? लीगल फीस पेड टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी is part of cost of that property. It is incurred to possess ownership right of the property and hence a capital expenditure. ठीक है, एक मैंने आपको क्रक्स यहां दे दिया। दूसरी चीज एक और नोट कर लो, ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर, ठीक है, बिफोर एनी एक्सपेंडिचर ऑन असेट, ठीक है, ऑन असेट। असेट का मतलब क्या है? नॉन करेंट असेट्स ना, ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करेंट असेट बिफोर पुट टू यूज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। याद रखना, कोई भी खर्चा आप अगर किसी नॉन करेंट असेट पे कर रहे हो, उसको पुट टू यूज करने से पहले तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो कॉस्ट का पार्ट बनता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या बनता है? पार्ट ऑफ कॉस्ट बनता है। अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना डेप्रिसिएशन का चैप्टर, वहां पे आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। वो पार्ट ऑफ कॉस्ट बनता है, तो हमेशा क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये याद रखना। Quote, amount spent as lawyer's fees to defend a suit claiming that firm's factory site belongs to plaintiff land is capital expenditure. मैंने अभी बताया, कोई भी खर्चा जो आप कर रहे हो टू मेंटेन अ टाइटल, ठीक है, लीगल फीस का कोई भी खर्चा कर रहे हो टू मेंटेन अ टाइटल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या कह रहा है? इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ये कह रहा है अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैप। आप क्या करो, रिप्लेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई पार्ट था मशीन का, वो क्या हो गया, वो जल गया, ठीक है, कोई पार्ट था मशीन का जल गया, आप उस पार्ट को हटा के नया पार्ट लगा रहे हो। अब एक बात बताओ, वो पार्ट जब था तब भी मशीन वैसे ही चल रही थी, अब उस पार्ट को हटा के आपने नया पार्ट लगा दिया, तब भी मशीन क्या करेगी, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी, कोई एनहेंसमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या इसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगी, नहीं, तो स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। तो भैया अगर किसी मशीन का कोई पार्ट जल गया है और उसको सिंपली रिप्लेस किया जा रहा है तो वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Expense incurred on repairs and whitewashing for the first time on purchase of an old building are revenue expense। देखो आपने, आपके पास क्या है, ओल्ड बिल्डिंग है, आपने खरीदी क्या है, एक ओल्ड बिल्डिंग खरीद ली है, राइट। अब आपने उस ओल्ड बिल्डिंग को पुट टू यूज करने से पहले उसे व्हाइट वॉश कराया, ठीक है, ताकि आप उसमें जाके रह सको, तो वो आपका क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो ओल्ड बिल्डिंग भी क्या है, एक नॉन करेंट एसेट है, राइट। अभी तक आपने उसका यूज स्टार्ट नहीं किया है, राइट। तो जो भी आप व्हाइट वॉश पे खर्चा करोगे, उसके रिपेयरिंग पे खर्चा करोगे, वो क्या होंगी, कैपिटलाइज्ड होंगी, राइट। तो जब वो कैपिटलाइज्ड होंगी तो इस पे जो भी खर्चा किया जाएगा उसको रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं मान के कैपिटल एक्सपेंस माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। आगे क्या कह रहा है, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो भाई, आप सिनेमा हॉल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, राइट, और वो सिनेमा हॉल का बिजनेस क्या विदाउट लाइसेंस स्टार्ट कर सकते हो, मुझे बताओ, क्या सिनेमा हॉल का बिजनेस विदाउट लाइसेंस स्टार्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, ठीक है, नहीं कर सकते। तो सिनेमा हॉल का बिजनेस अगर आप विदाउट लाइसेंस स्टार्ट नहीं कर सकते तो वो क्या हो गया, आपका आपका प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस हो गया, तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये भी कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। आओ इसका एक बार मैं आपको पढ़वा भी दूं, क्या लिखा है, द सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लाइसेंस, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, मैंने भी कहा था, जिसको क्या किया जाता है, कैपिटलाइज्ड किया जाता है, राइट। आगे क्या कह रहा है, अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स which were necessary for construction of cinema house and were demolished when cinema house was ready is capital expenditure। ये सीधे सा मतलब, आप एक बात बताओ, जब भी कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं या बिग बाजार बनते हैं, मॉल्स बनते हैं, कुछ भी बनता है, ठीक है, तो उनको बनाने के लिए जो लेबर होती है, जो मजदूर होते हैं, वो वहीं पे आसपास एक क्या करते हैं, टेम्परेरी हट्स बनाते हैं। भाई वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनको भी तो रहने की जगह चाहिए ना, ठीक है। कई बार ये बिल्डिंग शहर से दूर होती है तो वो क्या करेंगे, तो उसके आसपास क्या करते हैं, छोटे छोटे टेम्परेरी हट बना लेते हैं ताकि वह उसमें रह सके और अपना काम कर सकें, राइट। तो आप मुझको बताओ, क्या वो बिना टेम्परेरी हट बनाए, क्या बिना टेम्परेरी हट बनाए वो सिनेमा हॉल की बिल्डिंग या मॉल की बिल्डिंग बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती ना। तो सिनेमा हॉल बनाने के लिए या मॉल बनाने के लिए वो टेम्परेरी हट बनाना क्या है, रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, राइट, है ना, कंपलसरी। इसलिए क्योंकि बिल्डिंग को बनाने के लिए टेम्परेरी हट बनाना कंपलसरी है, तो इसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि टेम्परेरी हट बनाने में, उसको डेमोलाइज करने में, उसको खत्म करने में, हटाने में जो भी खर्चा होगा वो हम किस में ऐड कर देंगे, अल्टीमेटली बिल्डिंग की कॉस्ट में, उसको हम किस में ऐड करेंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट में। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। आओ देखो क्या लिखा है आपकी बुक में, कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी हट कंस्ट्रक्टेड which were necessary, देखो लिखा है, मैंने भी बोला था ना, which were necessary for construction of cinema house is part of construction cost of cinema house। वो किसका पार्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ सिनेमा हाउस का पार्ट है, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज्ड किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के आपका इलिस्ट्रेशन सेकंड है, आप इसको पढ़ लेना, लगभग सारे ऊपर कवर्ड हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 3 करवा देती हूं, ठीक है, ताकि कोई डाउट हो तो आपको उसमें क्लियर हो जाए। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है
एक और टॉपिक है कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन 3 देखो। बेस्ट टेक सॉल्यूशन जो है उसने बाय किया एंड सेल किया क्या, कंप्यूटर्स एज पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसका बिजनेस क्या है, कंप्यूटर खरीदना और बेचना। इट परचेज 20 कंप्यूटर फॉर रीसेल टू इट्स कस्टमर, उसने 20 कंप्यूटर खरीदे ताकि वो क्या कर सके, रीसेल। यानी कि ये जो 20 कंप्यूटर्स खरीदे है ना, 20 कंप्यूटर जो खरीदे किसके लिए, रीसेल के लिए, ये क्या हो गए, ये तो उनकी बन गई इन्वेंट्री। ठीक है ना, ये क्या बन गई, तो इन्वेंट्री बन गई, जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ये तो स्टॉक का पार्ट है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक का पार्ट है। आगे, कॉस्ट ऑफ ईच कंप्यूटर इज 20,000, हर कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है, 20,000 रुपीज है। यानी कि 20 इंटू 20,000, तो ये जो इन्वेंट्री की वैल्यू मैं निकालूं तो कितनी हो जाएगी, इन्वेंट्री की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4, इट्स 4 लाख, राइट। यानी कि 4 लाख की क्या हो गई, इन्वेंट्री हो गई, राइट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच कंप्यूटर इज 20। It also purchased computer costing 24,000 for its accountant to be able to maintain the accounting records and printing of invoices। इसके साथ ही साथ इसने क्या किया, 24,000 का एक और कंप्यूटर खरीदा। क्यों खरीदा ये कंप्यूटर भाई, ये 24,000 का कंप्यूटर खरीदा किसके लिए, ये खरीदा अकाउंटेंट के लिए। यानी कि बेसिकली ये किस में यूज होगा, बिजनेस में यूज होगा। अब क्या ये जो 24,000 का कंप्यूटर खरीदा है अकाउंटेंट के लिए, ये क्या एक ही साल यूज करेगा, अकाउंटेंट कहेगा नहीं मालिक जी 1 साल यूज कर लिए हैं, अब ये खराब हो गया है, हमको दूसरा लाई के दो, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा। ऐसा बोलेगा का, नहीं बोलेगा ना। अकाउंटेंट को दिया है तो वो इसको क्या करेगा, बिजनेस में यूज करेगा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। ठीक है, सजेस्ट वेदर above transaction qualifies as capital expenditure और revenue expenditure। अब आप बताओ इसमें से कौन सा capital expenditure है और कौन सा revenue expenditure है। मैंने ना आपको पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, कर रखा है ना भाई। ये जो 4 लाख रुपए हैं ये किसके लिए है, रीसेल के लिए ना। 20 कंप्यूटर 20,000 के रेट से उसने काई के लिए खरीदे थे, रीसेल करने के लिए। हमने क्या पता था, जब कोई भी चीज खरीदी जाती है और फिर आगे बेच दी जाती है, जैसे कि फर्नीचर वाला क्या था, फर्नीचर खरीदता था, फर्नीचर बेच देता था, तो उसके लिए फर्नीचर इन्वेंट्री होती थी और उसको हम क्या मानते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भैया ये क्या है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और जब भी कोई एसेट खरीदी जाती है विद इंटेंशन टू यूज इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म, जैसे क्या 24,000 का जो कंप्यूटर खरीदा गया अकाउंटेंट के लिए ताकि वो यूज कर सके प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइसेस के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो लिखा भी क्या है, एनी कंप्यूटर्स purchased for resale to its customer will qualify as revenue expenditure, hence 20,000 to 4 lakh will be part of revenue expenditure. At the same time, computer purchase for maintaining records and invoicing is to be able to operate business for longer period of time. Therefore, the purchase of 24,000 qualifies as capital expenditure. Already मैंने आपको explain कर दिया था। अब आता है कैपिटल रिसीट क्या होता है और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। आओ भैया देख लेते हैं कैपिटल रिसीट क्या है और रेवेन्यू रिसीट क्या है। चलो उसके पहले देखें बुक में क्या लिखा होगा। Receipt which are obtained in course of normal business activity are revenue receipt. Receipt from sale of goods or services, interest income, etc. On the other hand, receipt which are not revenue in nature, are capital receipt, जैसे कि receipt from sale of fixed asset, investment, secured or unsecured loans, owner's contribution, etc. ठीक है, revenue and capital receipts are recognized on accrual basis as soon as right of receipt is established. ठीक है, revenue receipt should not be equated with the actual cash receipt and revenue receipt are credited to profit and loss account. Right? ये कह रहा है
अब क्या कह रहा है मैंने एक बार रीड कर दिया है, अब मैं आपको समझा देती हूँ। ऑल्दो मुझे समझाना पहले था, फिर मैंने कहा चलो मैंने आपको एक बार रीड करवा दिया है, अब मैं आपको वहां पे जो जो लिखा है वो मैं सब यहाँ पे बता देती हूँ। जो रिसीट होती है ना, रिसीट होती है, इसको भी दो इसमें बांटा जाता है, ठीक है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल, ठीक है, एक कैपिटल, राइट। जो आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है ना, ये किसका पार्ट बनती है, ये पार्ट बनती है पीएनएल का, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, और ये पार्ट बनती है आपकी बैलेंस शीट का। अब रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, देखो भाई मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस है कोचिंग पढ़ाना, राइट, मेरा बिजनेस क्या है, कोचिंग पढ़ाना। तो अब कोचिंग से मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी फीस, ठीक है, स्टूडेंट से मुझे क्या मिलेगी, फीस, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू रिसीट। अगर इस फीस के पैसे को मैं कहीं डिपॉजिट कर दूं बैंक में, ठीक है, या मैं कहीं म्यूचुअल फंड में लगा दूं या कहीं और लगा दूं, ठीक है, बैंक में एफडी वगैरह करा दूं, अगर इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो भी ये मेरी क्या मानी जाएगी, एफडी पे अगर मुझे इंटरेस्ट मिला तो भी क्या मानी जाएगी, मेरी रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो मानी बात क्या है, जो मेरा मेन बिजनेस है, जो मेरी मेन बिजनेस है, उस बिजनेस से मुझे जो रिसीट होती है वो मेरी रेवेन्यू रिसीट है। इसको किस में रिकॉर्ड किया जाता है, पीएनएल में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं भाई इस रिसीट को, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्या, अक्रूअल बेसिस पे, किस पे, अक्रूअल बेसिस पे। हमें इस बात से कंफ्यूज मत होना कि रेवेन्यू रिसीट लिखा है मतलब कैश हमें जब रिसीव हो जाएगा तब हम रिकॉर्ड, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमने ट्रांजैक्शन कर ली, रियलाइजेशन हमारी ये है कि हाँ हमें रियलाइज हो जाएगा, इस बात की कंफर्मेशन है, ठीक है। तो जब ट्रांजैक्शन हुई तब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो रिसीट को किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, अक्रूअल के बेसिस पे, अकरेंस के बेसिस पे, राइट। अब कैपिटल रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट होती है जब आप किसी कैपिटल आइटम को बेचते हो, जैसे कि मेरा कोचिंग का बिजनेस है, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, फिक्स्ड एसेट होंगी डेफिनेटली, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो मेरे पास फिक्स्ड एसेट के नाम पे क्या है, फर्नीचर है, राइट। अब इस फर्नीचर को मैं सेल करूंगी, ठीक है, इस फर्नीचर को क्या करूंगी, सेल करूंगी। अब इस फर्नीचर को सेल करने से मेरे पास जो भी रिसीट आएगी वो क्या होगी, कैपिटल रिसीट, क्योंकि मैंने कैपिटल नेचर के आइटम को सेल किया तो वो कैपिटल रिसीट, राइट। मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल रेज कर लिया, मतलब मैंने कहा भैया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, मेरे पास पैसा तो आएगा ना भाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो तब भी मेरे पास पैसा आएगा, अगर मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मेरे पास पैसा आ रहा है तो भी मैं क्या है, कैपिटल रिसीट है, राइट। तो वही उधर एग्जांपल्स में आपका लिखा हुआ है, और इसको भी हम कैसे ही रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूअल बेसिस पे ही तो करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, अक्रूअल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हैं। और यही सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं, वही सारी बातें यहाँ पे विस्तार से आपको लिखी गई हैं, ठीक है। कैपिटल रिसीट में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कैपिटल रिसीट में जैसे मैं आपको और एग्जांपल दे दूं, अब फर्नीचर आपने सेल कर दिया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करा किसने, ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके अलावा आपने लोन ले लिया, ठीक है ना, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी उसको आपने सेल कर दिया, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपकी कैपिटल रिसीट है। बस इतना ही आपको दिया था रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट में। इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट, क्या हो जाता है, वो हो जाता है कंप्लीट, ओके। चलो इसका इलस्ट्रेशन 4 और कर लेते हैं क्योंकि ये कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट पे बेस्ड है, और इसके साथ हम चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। आगे, स्टेट विथ रीजन वेदर द बिलो आइटम रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ एबी लिमिटेड आर कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख, एक मशीन थी 10 लाख की, उसको सोल्ड किया गया 12 लाख रुपए में, तो अब बताओ ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट। देखो ए आइटम की बात डिस्कस करते हो, ठीक है, कॉस्ट क्या थी, 10 लाख थी, ठीक है, आपने सेल कितने पे किया, सेल प्राइस कितनी है, 12 लाख है, तो आपको बताओ आपको क्या मिला होगा, आपको कितने पैसे मिले होंगे, आपको यही मिला होगा ना, आपको पैसे कितने मिले होंगे, 12 लाख आपने रिसीव किया होगा, मानी हुई बात है। अगर आप किसी असेट को या किसी भी चीज को बेच रहे हो तो 12 लाख पे, तो यानी 12 लाख आपने रिसीव किया होगा। तो आपने क्या बेचा, मशीन बेची हो, मशीन बेच के 12 लाख रिसीव किया, मशीन बेच के जो आपने ये 12 लाख रिसीव किया, ये आपकी क्या है, ये आपकी कैपिटल रिसीट है,
क्या है, कैपिटल रिसीट है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी तो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना। कॉस्ट थी 10 लाख की, बेचा आपने 12 लाख में, तो 12 माइनस 10 करोगे तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ये किसका पार्ट बनेगा, रेवेन्यू रिसीट का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा, रेवेन्यू रिसीट का पार्ट बनेगा। ये कहाँ जाएगा, ये आपका पीएनएल में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा, राइट। ओके, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ ₹12 लाख इज कैपिटल रिसीट। मैंने भी बोला 12 लाख कैपिटल रिसीट है। देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, यहाँ पे प्रॉफिट है मशीन में कितने का, 2 लाख रुपए का। तो इस 2 लाख का जो प्रॉफिट है ये आपका पीएनएल में जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, प्रीमियम अमाउंटिंग ₹1 लाख रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर। इशू किया आपने शेयर, उस पर आपको प्रीमियम रिसीव हुआ 1 लाख। तो भैया आप शेयर इशू कर रहे हो, प्रीमियम रिसीव हो, शेयर प्राइस रिसीव हो, कुछ भी रिसीव हो आपको, शेयर्स को इशू करने पे वो हमेशा क्या होती है, कैपिटल रिसीट। तो ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट। एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 रिसीव फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश। भैया अगर कोई सामान कोई गुड्स आप बेच रहे हो कैश में और आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो तो रेवेन्यू रिसीट है। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल इज रेवेन्यू रिसीट। An amount of ₹5 lakh received on the maturity of fixed deposit from a bank. Also, an interest of ₹40 lakh was received in addition to the maturity amount of fixed deposit. ठीक है, साथ ही आपको 40,000 का रेंट मिला। ठीक है, क्या हुआ, देखो समझना, डी पॉइंट को समझना। क्या हुआ, आपने एफडी कराई थी कितने की, आपने एफडी कराई थी मान लो 5 लाख रुपीस की। ठीक है, आपने एफडी कराई 5 लाख रुपीस की। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आफ्टर 4 ईयर आपको इस पे क्या मिला, आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, 40,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, प्लस आपको एफडी का जो अमाउंट था, जो आपने डिपॉजिट किया था, वो भी आपको मिल गया 5 लाख रुपीस। यही होता है ना, आप एफडी अगर आज कराने जाओगे तो 5 लाख की एफडी कराओगे और कुछ साल बाद क्या होगा, वो एफडी का पैसा भी आपको मिलेगा, जितने साल की आपने एफडी कराई होगी, डिपॉजिट किए होंगे, और साथ ही साथ उस पर आपने कुछ इंटरेस्ट भी कमाया होगा। तो भैया ये जो एफडी आपने करी थी, ये जो एफडी आपने करी हुई थी, ठीक है, ये जो एफडी आपने करी थी ना, और इस 5 लाख की, ये एफडी अमाउंट आपको जो 5 साल बाद रिसीव हुआ, ये क्या है, ये आपका है कैपिटल रिसीट। ये क्या है आपका, ये आपका है कैपिटल रिसीट। क्यों, क्योंकि जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था वो आपको रिसीव हुआ है, राइट। और ये जो 40,000 है ये आपकी क्या, ये आपकी अर्निंग है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है रेवेन्यू रिसीट। देखो क्या लिखा है, आ जाओ पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इज रिकवरी ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। ये क्या है, रिकवरी तो है डिपॉजिट में। 5 लाख मैंने डिपॉजिट किए थे आज से 4 साल पहले, और अब मैं वो 5 लाख रुपए वापस मांगती हूँ, प्लस मैंने जो इंटरेस्ट इनकम कमाया वो भी मुझे मिलेगा, जो कि किसका एग्जाम्पल है, रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या कर लिया, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिए, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिए, हमने बेसिस देख लिए किस बेसिस पे हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग करना चाहिए। ठीक है, जज करना चाहिए एक्सपेंस के कैपिटल है या रेवेन्यू है। हमने डिफरेंसेस देख लिए, एग्जांपल्स भी कर लिए, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट भी समझ लिया, उसके ऊपर भी एग्जांपल्स कर लिए, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंस थे चीजें थी मैंने इस चैप्टर की करा दी। अब इसके जो ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू हैं चैप्टर एंड के, वो आपको मिलेंगे सेपरेट वीडियोस में, क्योंकि सबके सेपरेट आ रहे हैं तो इसके भी सेपरेट वीडियोस ही बनाया जाएगा। तो इसके साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कंटिंजेंट असेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी पे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। और अपनी तैयारियों को जारी रखें, प्रिपरेशंस को अच्छे से करें। 1 घंटे का वीडियो हो गया, छोटा चैप्टर है तब भी, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।